डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में, और इसमें अपने पढ़ेंगे सूर्यताप और ऊष्मा बजट के बारे में। सूर्यताप यानी कि सूर्यताप किसे कहते हैं? जो सूर्य से अपने को ताप मिलता है सौर विकिरण के द्वारा, और किस तरह से वो बैलेंस होता है धरातल पर, उसको ऊष्मा बजट बोलते हैं। पूरी परिभाषा अपने आगे देखेंगे इसकी लेसन में। शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन की। वायुमंडल का आपने पढ़ा था किस तरीके से वायुमंडल जो है हज़ारों किलोमीटर तक का जो आवरण है वो पृथ्वी से सूर्य को प्रचंड किरणों और अत्यधिक गर्मी से बचाता है। रात में वायुमंडल क्या होता है, पार्थिव विकिरण को कंबल की तरह रोककर हमें शीत से बचाता है। अगर पूरा का पूरा तापमान, दिन में तो चलो वो रक्षा करता है, या पूरा तापमान सूर्य से धरातल तक नहीं आने देता, लेकिन रात को भी अगर वो पूरा तापमान वापस चला जाए, जितना धरातल पे पहुंचता है अगर वो उतना वापस अंतरिक्ष में लौट जाए शून्य में, तो धरातल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए कंबल के रूप में काम करते हैं। जितना धरातल पे तापमान मिलता है उसमें से कुछ वो बचा कर रखता है। तो पृथ्वी के लिए ताप का जो मुख्य स्रोत है सूर्य है, एकमात्र स्रोत है। उसकी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और यह ताप सूर्य से विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आता है, यानी कि सोलर रेडिएशन के द्वारा अपने यहाँ पर पहुँचता है। सोलर रेडिएशन के जैसे सूर्य पर बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के संलयन से वहाँ पे अभिक्रियाओं के द्वारा बहुत सारी गर्मी उत्पन्न होती है। तो वो जो गर्मी है, वो हीट है, वो विकिरण के रूप में वहाँ से निकलती है सूक्ष्म तरंगों के रूप में। तरंगे 3 तरह की होती है: सूक्ष्म तरंग, मध्यम तरंग और दीर्घ तरंग। शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स। तो पृथ्वी पर जो सूर्य से ताप बनता है एक सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण बोलते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म भाग होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा तापमान यहीं पहुंचता है, बाकी के प्लैनेट्स भी हैं, सूर्य से चारों तरफ वो विकिरणें निकलती है, तो उनमें से कुछ जो है धरातल पर पहुंचती है, कुछ ही भाग, बहुत ही कम भाग, जितना सूर्य ताप है उसका कुछ ही भाग अपने यहाँ पे पहुंचता है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से उसकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, फिर भी यहाँ पर वो तापमान पहुँचता है। और इतनी दूर स्थित होने के लिए तापमान जो है, या सूर्य का जो प्रकाश है धरातल पर पहुँचने में उसको 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, क्योंकि सूर्य के अलावा बाकी और कोई स्रोत नहीं है, न के बराबर है, और एक आकाश या पिंड दहकता हुआ, और लगातार ऊर्जा निकलती रहती है, विकिरण होता रहता है उससे। और विकिरण क्यों होती है? विकिरण होने का कारण यही होता है कि जब कोई पदार्थ है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, या उसकी क्षमता से ज़्यादा उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो जितनी क्षमता है उतनी तो वो धारण कर लेगा, वो सोख लेगा, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगी वो उसको वापस बाहर निकालने शुरू कर देता है विकिरणों के रूप में, रेडिएशन के रूप में। तो सूरज भी यही करता है, जितनी उसकी क्षमता है, वो तो पूरा वैसे भी आग का गोला है, तो इसलिए उससे ज़्यादा क्षमता उसमें हो नहीं सकती, इसलिए वो रेडिएशन के थ्रू बाहर निकालता रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि इतने टाइम में वो यहाँ तक पहुँचता है। सूर्य ताप, अपने इसकी देखते हैं परिभाषा। सूर्य ताप किसे बोलते हैं? जैसे तो बताई दे कि सूर्य से जो मिलने वाली सौर विकिरण है उसी को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप और तापमान में फ़र्क होता है। तापमान अलग चीज़ होती है, सूर्य ताप अलग होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है ये। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं, तथा सूर्य की सतह से चारों ओर विकिरित होकर फैलने वाले ताप को सौर विकिरण कहते हैं। अभी बताएं, सूर्य से चारों तरफ निकलता है विकिरण, और उसमें से कुछ हिस्सा ही जो धरातल जो सामने होता है, पृथ्वी जो सामने होती है, तब वहाँ पहुँचता है। तो पृथ्वी द्वारा सौर विकिरण को ग्रहण किया जाना सूर्य ताप या सूर्य ताप की प्राप्ति। और क्रिचफील्ड के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है सूर्य ताप की? सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं, यानी कि रेडिएशन के रूप में अपने को जो मिलती है विकिरण के रूप में, उसी ऊर्जा को सूर्य ताप बोलते हैं। और तापमान होता है जो धरातल पे सूर्य की जो गर्मी यहाँ पे पहुँचती है उसको जो अपने रोकते हैं, जो ऊष्मा बढ़ती है उसको तापमान बोलते हैं। धरातल पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं, किंतु सारा सूर्य ताप पृथ्वी तल तक नहीं पहुंच पाता है, उसका कुछ अंश वायुमंडल द्वारा शोषित हो जाता है। यानी कि अगर अपने जो भाग पहुंचता है सूर्य ताप का, उसका 100% मान के चलें, तो उसमें से कुछ प्रतिशत ही धरातल तक पहुंचता है, बाकी का वापस वायुमंडल के द्वारा या तो अवशोषित कर लिया जाता है, या वहीं से वापस लौटा दिया जाता है परावर्तन करके।
तो यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। तीव्रता के अनुसार जब संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट सूर्य से इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है जितनी मानव जाति वर्ष भर में अपने विविध कार्यों के लिए उपयोग में लेता है। यानी कि कितनी ऊर्जा है, जितना पूरे साल अपने काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी वो 1 मिनट में प्राप्त करती है सूर्य से। और अपने साल भर के काम के लिए जितनी ऊर्जा खपत करते हैं उतनी। अतः पृथ्वी तल पर प्राप्त होने वाली यही सौर ऊर्जा संपूर्ण भौतिक और जैविक घटनाओं का संचालन करती है। यानी कि जितने भी जो जैविक घटनाएं हैं, भौतिक घटनाएं हैं, जो भी दिन रात बनते हैं अपने, सर्दी गर्मी है, ये सारी भौतिक घटनाएं होगी। जैविक घटनाएं जो जीवों की उत्पत्ति है, या जैसे पेड़ पौधों की उत्पत्ति, पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण हो गया, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा। और भी जो जैविक घटनाएं हैं उनका भी। तो इस प्रकार पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त किया जाए वह सूर्य ताप या सूर्य तप कहलाता है। बेसिक जो परिभाषा है इसकी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने तो अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन जो इन सबका एक सार जो है वो यही है कि किस तरह से एक फिक्स टाइम पर, फिक्स प्लेस पर जो सोलर रेडिएशन अपने को मिलता है जिस अमाउंट में, उसी को ही अपने सूर्य तप या सूर्य ताप या इंसोलेशन, इंग्लिश में इसको इंसोलेशन बोलते हैं, तो वो कहते हैं। और यह सभी क्षेत्रों पर एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को पता है धरातल अपना पृथ्वी का एक समान नहीं है। सरफेस जो है, कहीं पर पानी है, कहीं पर नदियाँ हैं, और कहीं पर अपने पर्वत है, तो ये कहीं पे मैदान है। तो इस तरीके से अलग अलग है, तो समान नहीं है। इसी वजह से जो तापमान का वितरण होगा वो भी एक समान नहीं है, अलग अलग होता है। और सूर्य ताप यानी कि इंसोलेशन को जो मेजर करने का, इसको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट जो अपने काम में लेते हैं वो पायरोहेलियोमीटर, पायरोहेलियोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अब तापमान का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपने के अलग अलग जो रीजन है उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का जगह है, किस तरह का सरफेस है, धरातल का धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है या समतल है। तो उसके अनुसार तापमान का वितरण अलग अलग होता है, सभी जगह एक जैसा नहीं पाया जाता। और बहुत सारे कारक जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको मतलब इफ़ेक्ट करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं। सबसे ज़्यादा है अक्षांशों का, अक्षांश सबसे ज़्यादा नियंत्रित करते हैं इसको। और प्राचीन यूनान वासियों ने इस बात का ज्ञान था कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और इसका उत्तर दक्षिण ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा बिल्कुल 0 डिग्री पर है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होती है वहाँ पर, और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, बाकी जगहों पर कम होगा। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे अपने बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तो तापमान भी कम होता जाता है। इसी वजह से भूमध्य रेखा पे ज़्यादा गर्मी होती है, ध्रुवों पे सर्दी होती है, तापमान कम होता है। इसी वजह से ध्रुव लगभग बर्फ़ के रूप में जमे रहते हैं। और इसी आधार पर यानी कि अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों यानी कि टेम्परेचर जोन में इसको डिवाइड किया हुआ है। और वो कौन कौन से हैं जो आगे अभी डायग्राम में इसमें दिया हुआ आपको। और अभी जो बताया था तापमान और सूर्य ताप अलग अलग होते हैं, इनको प्राय बच्चे समझते हैं, लेकिन ये प्राय बच्चे नहीं है, अलग अलग होते हैं तापमान। और ये डायग्राम में जैसे कि आपको बताया हुआ है किस तरीके से। सबसे पहले तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा, ये 3 मुख्य रेखाएं हैं वैसे तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की साइड में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र बन रहा है इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, सूर्य की किरणें लगभग सीधी रहती है वर्ष भर, तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 और 66.5 के बीच में, चाहे उत्तरी गोलार्ध है चाहे दक्षिणी गोलार्ध, उसको शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण, वहाँ पे सर्दियों में सर्दी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, इस तरह का तापमान रहता है। और उसके बाद 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्किल, और इधर 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्किल होता है। तो यहाँ से लेकर ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध यानी कि बिल्कुल ठंड रहती है वहाँ पे, बिल्कुल जमा हुआ क्षेत्र रहता है वो। तो इस तरीके से ये 5 ताप कटिबंधों में इसको, या जो टेम्परेचर जोन है उनमें डिवाइड किया गया है इसको। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट दिया गया आपको,
यानी कि अभी बताया था परिभाषा दोनों की तापमान की और सूर्य ताप की अलग अलग है। तापमान जो है, क्योंकि सूर्य तापमान पर ही निर्भर करता है, और सूर्य ताप पर ही तापमान निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जितना सूर्य ताप अपने को मिलेगा उतना ही तापमान बढ़ता जाएगा। सूर्य ताप अगर कम मिलेगा तो उतना ही तापमान कम रहेगा। और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, चाहे वो दिन रात की अवधि होगी, चाहे वो पृथ्वी के परिभ्रमण काल हो गया, या फिर चाहे समुद्रों से दूरी, अक्षांशों से दूरी, ये अलग अलग कारक है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने देख रहे थे, अक्षांशों के आधार पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। तो तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो अक्षांशों के आधार पर ही होता है। एक तरीके से अक्षांश ही निर्धारित करते हैं क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो इसका तापमान का अक्षांशीय वितरण से ही है, जो अभी अपने ऊपर देखा है 5 जो जोन है, टेम्परेचर जोन है वो। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान में वितरण में परिवर्तन आता रहता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री जो इक्वेटर है वहाँ पे सूर्य किरणें सीधी होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती है। अक्षांश बढ़ते जाते हैं लेकिन तापमान कम होता है, क्योंकि जैसे 0 डिग्री या 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, तो जैसे 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 गोलार्ध करते हुए जैसे 23.5, फिर 66.5, फिर 90 डिग्री, मतलब जो लेटीट्यूड्स हैं, लेटीट्यूड्स का जो नंबरिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे जैसे अपने अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश बढ़ते हैं और तापमान कम होता है। और क्षैतिज वितरण को, यानी कि जो अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है? उसको अपने अगर मैप पे अगर बनाते हैं तो मैप मानचित्र पर बनाने के लिए समताप रेखाओं को, जो काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक रेखाएं नहीं होती, काल्पनिक रेखाएं होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह की जो समताप रेखा है, और जो अलग एक जैसे तापमान वाले, समान तापमान वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा, उन्हीं को समताप रेखा बोलते हैं या आइसोबार बोलते हैं। तो ये अपने मानचित्र पर खींची जाती है, उसी से पता चलता है कि किन किन स्थानों का तापमान एक जैसा रहता है एक निश्चित समय में। तो विश्व के अधिकांश भागों में जनवरी तथा जुलाई के महीनों में न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि जनवरी में सबसे कम तापमान और जुलाई में अधिकतम तापमान, ये उत्तरी गोलार्ध के अनुसार लिया गया है, क्योंकि अपने उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को एक तरह से स्थल मंडल ही बोला जाता है, या जो, क्योंकि और जल मंडल बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध को, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्र है वहाँ पर। सम पूरे, चाहे वो प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ये सारे समुद्र लगभग दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल ज़्यादा है, समुद्र यानी कि जलीय भाग कम है। इसी वजह से जो ये तापमान का जो वितरण दिया गया यहाँ पर जनवरी और जुलाई का, वो उत्तरी गोलार्ध के अनुसार लिया गया है। तो इसीलिए जो विश्लेषण करने के लिए जनवरी और जुलाई महीनों को ही चुना जाता है कि किस तरीके से तापांतर कितना है, वार्षिक तापमान कितना है, मासिक तापमान कितना है, ये सारी चीज़ें। तो जनवरी की जो समताप रेखाएं होती है वो जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सूर्य उस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है मकर रेखा के ऊपर, तो इसलिए जितनी भी समताप रेखाएं होंगी उनकी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो जाएगी। तो इस कारण से जो दक्षिण गोलार्ध में गर्मियाँ होती है, सूर्य वहाँ पे सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो दक्षिण गोलार्ध में तापमान अधिक हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा जगह, सबसे ठंडा भाग जो है साइबेरिया और ग्रीनलैंड, दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साइबेरिया जो रूस के पास, और ग्रीनलैंड जो अलग आइलैंड है एक। साइबेरिया का जो विस्तृत भाग है वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा खींची हुई है, यानी कि वहाँ एक एवरेज जो समताप रेखा है वो। और दक्षिणी महाद्वीपों पर 30 डिग्री की समताप रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री जो सेल्सियस की समताप रेखा है अक्षांशों के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि वहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल समतल इलाका है। इस वजह से सभी जगह पर लगभग एक जैसा समान तापमान अपने को देखने को मिलता है। तो उन रेखाओं में ज़्यादा कर्व नहीं है, ज़्यादा मोड़ नहीं है, क्योंकि समतल है, इसलिए रेखा भी समतल है एकदम से, अक्षांशों के बिल्कुल समांतर है। और 20 डिग्री जो समताप रेखा है वो महाद्वीप और महासागरों के वितरण के अनुसार मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इधर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप और महासागर दोनों ही पाए जाते हैं, तो इस वजह से। और 20 डिग्री जो सेल्सियस से रेखा है वो इसी वजह से मोड़नी पड़ती है, क्योंकि महाद्वीप में भी तापमान अलग होगा और महासागरों का तापमान अलग होता है, क्योंकि जलीय भाग है, जल देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। स्थल खंड है, यानी कि महाद्वीप है, वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए तापमान में अंतर आ जाता है। तापमान में अंतर की वजह से ही
जो समताप रेखाएं हैं उनको भी मोड़ना पड़ता है, कर्व डालने पड़ते हैं उसमें, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान पाया जाएगा इस वजह से। और ये अलग अलग किस लिए होता है, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता जाता है, या जिस तरह की स्थिति है उसके अनुसार, जैसे अभी बताया जल्दी गर्म होता है और देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। स्थल मंडल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से उनमें जगहों पे एक ही जो अक्षांश पे स्थित जो जितने भी प्रदेश हैं, जैसे अगर अपने बात करें, अपने कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है बिल्कुल। तो कर्क रेखा में भारत के लगभग 8 राज्य स्थित हैं। तो उन 8 राज्यों पे तापमान अपने को पता है एक समान होता है। लेकिन अगर अपने दूसरे देशों के साथ उसी, क्योंकि कर्क रेखा तो बाकी देशों से भी गुजरती है, तो बाकी देशों से गुजरती है तो बीच में महासागर भी हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे कुछ है। तो सभी जगह पूरे कर्क रेखा पर एक जैसा समान तापमान अपने को देखने को नहीं मिलता। जहाँ महासागर होंगे तो वहाँ पे समताप रेखा मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे स्थल मंडल है, एक जैसे स्थान है, वहाँ पर ही तापमान एक जैसा होगा। तो इसलिए लाइन को मोड़ना पड़ता है, समताप रेखाओं को मोड़ना पड़ता है। और जुलाई की समताप रेखाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य उस टाइम के उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। तो इस वजह से, क्योंकि लंबवत किरणें होती है कर्क रेखा के ऊपर, और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ और दक्षिण गोलार्ध में सर्दियाँ होती है। तो जुलाई में जो 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है वो कहाँ खिसक जाएगी? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पठार आदि को घेरती है। और जनवरी की जो समताप रेखाओं से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि जुलाई में गर्मी का प्रभाव व्यापक क्षेत्रों पर होता है, यानी कि ज़्यादा गर्म होने पर ये ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करती है, ज़्यादा जगहों को घेरती है 30 डिग्री सेल्सियस रेखा। सर्दियों में इतने क्षेत्रों को नहीं घेरती है वो, इस वजह से। इस दौरान अंटार्कटिका पर न्यूनतम तापमान, क्योंकि अंटार्कटिका बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है दक्षिण गोलार्ध का, इस वजह से। और दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समांतर खींची हुई है। और समांतर होने का कारण आपको बता दिया, क्योंकि किस तरह से वहाँ पे जलीय भाग ज़्यादा है, और इसलिए तापमान लगभग समान रहता है, समतल है इस वजह से। अब है तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण, यानी कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर का, अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है अपने को। तो इसी को ही बोलते हैं अपने, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपना, उसी को अपने ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल की विभिन्न परतों पर तापमान के वितरण से है, किस तरह से वितरण अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। और कितना घटता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर किलोमीटर में अगर बात करें तो एक इसमें जो है, एक जो किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 1 किलोमीटर पर। और ये टेम्परेचर कम होने की जो रेट है उसी को सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं रहती। और इस पे इफ़ेक्ट किसका रहता है, किसका प्रभाव रहता है? वहाँ के मौसम का, किस तरह की ऋतु है वहाँ पे, कैसी स्थिति है, स्थानीय विक्षोभ यानी कि चक्रवात वगैरह या आंधियाँ वगैरह जो रहती है उनके अनुसार जो हवाएं वगैरह चलती है। तो इस तरीके से। और सामान्य रूप से 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घटता है, जो अभी किलोमीटर में भी आ गया आपका ये। तापमान में गिरावट जो है क्षोभ मंडल तक ही होती है, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद अभी अपने पहले वायुमंडल जो कल पढ़ा था उसमें भी अपने ये चीज़ देखा था कि किस तरीके से जो जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सारी क्षोभ मंडल तक ही होती है, इसके ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो तापमान का वितरण में ज़्यादातर जो प्रभाव अपने को देखने को मिलता है वो क्षोभ मंडल तक ही रहता है। इसके बाद तापमान में परिवर्तन अलग अलग मंडलों में अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे तापमान बढ़ता है, कहीं पे कम होता है। अपने जैसे अभी तो पढ़ा है, अभी तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है, लेकिन समताप मंडल ऐसा है जहाँ पे तापमान समान रहता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। और उसके बाद मिसोस्फेयर के अंदर अपने देखा था, वो बीच का जो मध्य मंडल है बिल्कुल, वहाँ पे वहाँ तक तापमान घटेगा। उसके बाद तापमान में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडल वाले चैप्टर में अपने देखा था किस तरह से वहाँ पे मध्य मंडल के जो निचली परत है वहाँ तक तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -80 डिग्री तक। उसके बाद अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान विलोमता भी किस तरह से चेंजेस एकदम से होता है, उल्टा जो होता है वो चीज़ बताया गया यहाँ पे। जो रेसिप्रोकल होता है इसका टेम्परेचर का, तो वो कैसे होती है और क्या होता है विलोमता, वो चीज़ है भी किस तरह से। अगर वायुमंडलीय दशा स्थिर होती है, यानी कि वायुमंडल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी तापमान में परिवर्तन आ जाता है। अभी तो देखा था भी तापमान को प्रभावित करने के लिए ऋतु है, मतलब मौसम हो गया या स्थिति होगी, ये चीज़ प्रभावित करती है।
लेकिन वायुमंडलीय दशाएं स्थिर रहती है, लेकिन फिर भी क्या तापमान घटता रहता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं तापीय विलोमता। क्यों? और वो ऑपोजिट इसलिए हो गया, अभी जो आपने बताया था भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, तो ये एक तरह से ऑपोजिट हो गया, उसके घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अपने तापीय विलोमता या तापमान का व्युत्क्रमण। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं तापीय विलोमता के लिए। या तो एक तो लंबी रातें होनी चाहिए, स्वच्छ आसमान, यानी कि आसमान बिल्कुल, मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, शांत वायु, मतलब हवाओं में गति नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे रुकी हुई होनी चाहिए। और शुष्क वायु, हवा में नमी भी नहीं होनी चाहिए, अगर नमी है तो भी वो ऊष्मा को सोख लेती है, तो भी वो तापमान मतलब वो स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और वो हिमाच्छादन, यानी कि बर्फबारी। तो ये कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये इसके मुख्य कारक हैं तापीय विलोमता के। तो ऐसी परिस्थितियों में धरातल और वायु की निचली परतों में ऊष्मा का विकिरण तेज गति से होता है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जो ऊपर कंडीशन बताएगी कि आसमान साफ होता है, रातें लंबी है या इस तरह से, तो ऊष्मा का विकिरण तेज गति से होता है, तेजी से मतलब धरातल से आसमान में पहुंचेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि निचली परत की जो ठंडी हवा हवा ठंडी होने के कारण घनी व भारी हो जाती है, और ऊपर की हवा जिसमें ऊष्मा का विकिरण धीमी गति से होता है, तो अपेक्षाकृत गर्म रहती है। तो मतलब विकिरण जो हवा है, वो ऊष्मा धीरे धीरे निकलेगी उसमें से, तब धीरे धीरे ठंडी होगी वो हवा, एकदम से ठंडी नहीं होती। और ठंडी हवा पहले से नीचे भरी हुई है, हवा जो हल्की हो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी और ठंडी होकर नीचे बैठती है। तो हवा पहले से ही नीचे ठंडी हवा है, तो वो ऊपर से गर्म हवा को जल्दी से नीचे नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली हवा वो गर्म ही रहेगी। अचानक से अपने को पता भी, कोई चीज़ अपने गर्म करते हैं तो एकदम से ठंडी नहीं होती है, चाहे वो पानी है चाहे कोई भी चीज़ है। घरों में भी अपने कोई चीज़ें गर्म करते हैं, अपने को पता है कोई बर्तन या तवा वगैरह जो है गर्म हो रखा है पूरा, वो अचानक से ठंडा नहीं होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, टाइम लेता है। तो वो इस चीज़ है, अभी हवा भी ठंडे होने में टाइम लगेगी ऊपर जाकर। तो जब तक वो गर्म रहेगी, तो अपने को पता है भी आसपास के वातावरण को भी गर्म करेगी वो। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है उसमें से मुक्त होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट जो उसको बोलते हैं। वो लेटेंट हीट जैसे ही रिलीज होगी, तो अपने आसपास के वातावरण को भी वो गर्म कर देगी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे तापमान बढ़ता बढ़ता उस स्थान पे घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर। हालांकि ऊंचाई के साथ तापमान घटना चाहिए, लेकिन जो ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट है, वो जो अपने आसपास के वातावरण को गर्म कर देती है। फिर उसके बाद ये कंडीशन कहाँ वहाँ होती है, अंतरा पर्वतीय घाटियों में। अंतरा पर्वतीय घाटियाँ किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच में जो नीचा मैदान होता है, उसको बोलते हैं अंतरा पर्वतीय घाटियाँ। वहाँ पर सर्दियों में ज़्यादातर ये होता है रात के समय में, क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें रहेंगी, और वहाँ हवा सीधा डायरेक्ट ऊपर नहीं उठती है, वो पर्वतों के सहारे ऊपर उठती है। पर्वतों के सहारे जब ऊपर उठती है गर्म होकर, तो वो ऊपर गर्म रहेगी। और जब नीचे रात के टाइम क्या होगा, वो एकदम से नीचे नहीं बैठती, क्योंकि पूरी घाटियों में तो हवा भरी हुई है, क्योंकि चारों तरफ पर्वत होते हैं। पर्वत होने के कारण क्या, वहाँ से हवा इधर से उधर कहीं जा नहीं पाती है, तो ठंडी हवा वो नीचे बैठ होती है, नीचे सेटल डाउन होती है। तो गर्म हवा को नीचे आने का मौका नहीं मिलता है, जगह नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो गर्म ही रहती है। तो यही कारण है कि पर्वतीय घाटियों में क्या, बस्तियाँ और फलों के बगीचे नीचे के बजाय ऊपर होते हैं, पर्वतों के ढालों में ऊपर होते हैं थोड़े। बिल्कुल नीचे होंगे तो बिल्कुल आपको पता है भी रात में बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो ठंडी हवाएं रहती हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है जीवन यापन वहाँ पर। तो इसलिए लाइफ को थोड़ा इजी करने के लिए वो क्या करते हैं, पर्वतों के तो ऊंची ढालों पर बनाते हैं मकान, क्योंकि वहाँ पे ऊंची ढालों पे गर्म हवा रहती है, चाहे रात है चाहे दिन है। दिन में तो वैसे ही वो गर्म होकर हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, और रात में वो हवा ठंडी हवा की जगह ले नहीं पाती है, तो इस वजह से उसको स्थान नहीं मिलता है नीचे आने का, तो वो ऊपर ही रहती है। तो इस वजह से वहाँ का तापमान, जो ऊंचे भागों का तापमान थोड़ा गर्म रहता है, और हेल्दी भी रहता है इस वजह से। तो इसलिए जितने भी जो वहाँ पर बाग बगीचे वगैरह हैं या घर वगैरह, वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं थोड़े। हिमालय क्षेत्र में जो पर्यटकों के लिए भी जो विश्राम स्थल वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी थोड़े ऊंचे ढालों पर बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सेब के बागान है, वो भी घाटी के ऊपरी ढालों में, ताकि वो वहाँ पे मौसम सही रहता है और फलों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी, किस तरह से तापमान प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक है इसमें? एक तो है भूमध्य रेखा से दूरी, जो भी आपको बताया कि किस तरीके से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी होती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा तापमान वहाँ पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे अक्षांशों तक, ध्रुवों तक जाएंगे, अपने अक्षांश बढ़ते जाएंगे, तो तापमान कम होता जाएगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा,
बिल्कुल स्लैंट हो जाएगी जो रेज, जो सन रेज है वो। तो इसी वजह से वहाँ पर सूर्य का तापमान कम मिलेगा। तो ध्रुवों का तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है, यानी कि ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा, बर्फ़ जम जाती है वहाँ पर। दूसरा जो इसका रीज़न है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से क्यों लेते हैं? क्योंकि समुद्र तल हमेशा समतल रहता है। धरातल आपको पता है ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे वो अलग अलग ऊंचावच है, कहीं पे एकदम से नीचा स्थान है, कहीं पे एकदम से ऊंचा स्थान है। लेकिन समुद्रों का जल जल स्तर है वो एकदम समतल रहता है। इसी वजह से कोई भी चीज़ की हाइट जो होती है समुद्र तल से ही नापी जाती है, चाहे वो पर्वतों की है, चाहे किसी भी चीज़ की हाइट है, वो समुद्र तल से ही नापी जाती है। और हाइट का अपने पहले ही देख लिया भी, तापमान कितना कम होता है 165 डिग्री पे मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और 1 डिग्री, अगर किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। यहाँ पर जो रीजन बताया गया ऊंचाई का, फिर जिस तरह से दिल्ली और शिमला का कंपैरिजन किया हुआ है, तो शिमला में टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि शिमला के जो हिली एरियाज़ में ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों में, इस वजह से वहाँ पर तापमान कम है। और दिल्ली के मैदानी इलाकों में, पहाड़ों के पर्वतीय निचले इलाकों में है, इसी वजह से वहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है शिमला की अपेक्षा। और पर्वतीय प्रदेशों में मैदानों की अपेक्षा ठंडे होते हैं पर्वतीय प्रदेश, और हेल्दी भी होते हैं वहाँ पे, इस वजह से। और तीसरा रीज़न जो इसमें बताया गया, समुद्र तट से दूरी। क्योंकि अभी अपने पहले आपको अभी बताया कि किस तरह से जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो समुद्र तट के किनारे जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर दैनिक तापांतर कम देखने को मिलता है, तापमान के, दिन और रात के तापमान में अंतर। क्यों? क्योंकि दिन में तो सूर्य की किरणों की वजह से वहाँ पे तापमान मिलता रहता है उनको। और रात में क्या होगा कि जल जो गर्म हो रखा है वो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो उसमें से जो ऊष्मा निकलेगी, एकदम से ठंडा नहीं होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण से वहाँ पर वो तापमान को मेंटेन करके रखते हैं रात के समय भी। रेगिस्तानों में इससे उल्टा होता है। रेगिस्तानों में मतलब आसपास कोई समुंदर नहीं है, तो वहाँ पे दिन में तो टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे उस दिन में तो मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, सनसेट होने के बाद में सूर्य का तापमान मिलना बंद हो जाता है। और लेकिन धरातल अभी बताया कि जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसी वजह से ठंडा होने की वजह से जल्दी विकिरित हो जाती है। तो रात के टाइम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो इसी वजह से वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डेजर्ट के अंदर। और दैनिक तापमान के अंदर भी, यानी कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे अभी बताया कि दिन में तो तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और रात में तापमान माइनस में चला जाता है। समुद्री धाराएं, जो ओशियन करंट्स हैं, वो भी इसको, टेम्परेचर को, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्ट करती है। समुद्री धाराएं, यानी कि समुद्र में दो तरह की धाराएं होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जहाँ जिन स्थानों पर गर्म जलधाराएं चलेंगी तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों का जो तापमान बढ़ा देगी वहाँ पर। इस वजह से उन गर्म जलधाराओं भी उसको, तापमान के वितरण को प्रभावित कर देगी। क्योंकि जलधाराएं एक जगह तो रुक कर रहती नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो अलग अलग जिन जिन स्थानों से वो गुजरेगी गर्म जलधाराएं, तो वहाँ के तापमान के वितरण को वो प्रभावित करती रहेगी। और दूसरी जो ठंडी जलधारा है, जिन स्थानों से वो गुजरेगी तो वहाँ के तापमान में कमी ला देगी। तो कमी हो जाएगी वहाँ पर जिन जिन स्थानों पे जाएगी वो। तो इस तरीके से जो जलधाराएं हैं वो तापमान में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तापमान के अंतर को, तापमान के वितरण को प्रभावित करने में। यहाँ पे जैसे कुछ जो धाराओं का, एक धारा का नाम दिया हुआ है, जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। और इसी तरह से जो समुद्री धाराएं ठंडी होंगी, जैसे फॉकलैंड है, बेंगोली है, ये कुछ जो धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं, तो वो अपने आसपास जो तटीय इलाके हैं उनके तापमान को कम कर देती है। और समुद्री धाराओं का तापमान के वितरण के साथ साथ जो रेगिस्तानों की भूमिका में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ज़्यादातर रेगिस्तान पाए जाते हैं। रेगिस्तान पाए जाने का कारण यही है कि किस तरीके से ज़्यादातर जो ठंडी धाराएं हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से होकर ही गुजरती है। इसी कारण से, और जो ठंडी धाराएं होती है उनमें नमी नहीं होती, बिल्कुल शुष्क होती है वो। नमी न होने के कारण वो वर्षा नहीं करती है समुद्री धाराएं। इसी वजह से जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे ज़्यादातर रेगिस्तान पाए जाते हैं। अब है दूसरे प्रचलित पवने। प्रचलित पवने या स्थानीय पवने। पवने भी तीन प्रकार के, अपने आगे लेसन में पढ़ेंगे, ये चीज़ आगे लेसन में आएगी आपके। पवने तीन प्रकार के, यानी कि एक तो ग्रहीय पवने, यानी कि जो पूरे वर्ष भर चलती है, एक समान चलती है, पूरे पृथ्वी पे एक जैसी चलती है, उनको बोलते हैं ग्रहीय पवने।
दूसरे प्रकार के मौसमी पवनें जैसे मानसूनी, जो एक फिक्स निश्चित मौसम के अनुसार चलती है। जैसे मानसून का मौसम होता है अपने यहाँ पे जून जुलाई में, तो उसी अनुसार जो हवाएं अपने को देखने को मिलती है वो मानसूनी पवनें बोलते हैं उनको। और तीसरी प्रचलित या स्थानीय पवनें, यानी कि जो किसी स्थान विशेष से उनका नाम होता है, जिस स्थान पर वो चलती है उस किसी विशेष नाम से उसको पुकारा जाता है। उनका अलग अलग नेम होता है अलग अलग जगहों पे। जैसे अपने यहाँ पे भारत में गर्म हवाएं जो चलती है खासकर राजस्थान में, तो उनको अपने लू के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पे तो उन चीज़ों में उनमें भी पवनें गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं उनमें। जहाँ पर गर्म पवनें चलेंगी वो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, और जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है वहाँ पे वो तापमान में कमी कर देगी। तो जैसे इटली में सारामुर्ख स्थल से आने वाली सिरोक्को पवन, और सिरोक्को जैसे वहाँ के इटली में उसको बोलते हैं, है तो ये गर्म। और उत्तरी अमेरिका में उसी गर्म हवा को चिनूक के नाम से जानते हैं। भारत में जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू के नाम से जानते हैं। तो यानी कि वो तापमान में वृद्धि कर देगी। तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ है कि किस तरीके से जो प्रचलित पवनें, यानी कि जो स्थानीय नामों से जिनको जाना जाता है, उन चीज़ को वो बोलते हैं अपने तापमान में वितरण को भी वही प्रभावित करती है, और प्रचलित पवनें हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका भूमिगत ढाल। भूमिगत ढाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब भूमिगत ढाल यानी कि भूमि एक तरफ से ऊंची उठी हुई है, दूसरी तरफ से उसमें ढाल है, तो जो ढाल वाला जो किनारा, जो सामने वाला किनारा जो सूर्य के सामने रहता है, तो वहाँ पर तो तापमान ज़्यादा मिलेगा। दूसरा किनारा क्या होगा, उसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, वो उसमें जो छाया क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो दूसरी तरफ ढाल होने की वजह से सूर्य का तापमान पहुँच नहीं पाएगा। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होगा, तापमान में कमी रहेगी। सामने वाले हिस्से में, सामने वाला जो भाग है वहाँ पर तापमान अधिक होगा, और दूसरा जो उसके पीछे का जो ढाल है विपरीत, वहाँ पर जो तापमान है वो कम होगा, सूर्य का तापमान कम मिलेगा इसी वजह से। तो तापमान भी कम रहता है। जैसे हिमालय तथा अल्प पर्वत है, उनके दक्षिणी ढाल जो है वो सूर्य के सामने है, तो वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। और जो उत्तरी ढाल है वहाँ पे तापमान कम रहता है, क्योंकि वो सूर्य के विपरीत दिशा में है, इस वजह से। धरातल की प्रकृति, अभी जैसे अपने बताया भी, जहाँ पे उच्चावच है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे मैदान है। तो धरातल की जिस तरह की प्रकृति होगी, अगर स्थल मंडल और जल मंडल ये भी मेन रहता है, तो किस तरह की धरातल की प्रकृति है उसी प्रकार तापमान भी कम ज़्यादा होता है। जैसे हिम यानी कि बर्फ़ जहाँ पे रहती है, ये वनस्पतियाँ हैं, तो बर्फ़ वाले इलाकों में भी तापमान कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो सरफेस है वो काफ़ी चमकीला होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है उसमें। उस वजह से क्या होगा, परावर्तन ज़्यादा होता है उसमें। तो प्रकाश की किरणें सीधी आएगी और सीधा वो अवशोषित नहीं करेगी, टकरा कर वापस लौट जाएगी। अगर वो अवशोषित करेगी बर्फ़ पिघल जाएगी, लेकिन वो अवशोषित नहीं करती है। जो भी सनलाइट आती है उसको वापस वो उसका रिफ्लेक्शन कर देती है। इसी वजह से वहाँ पर भी तापमान कम प्राप्त होता है। वनस्पतियों में क्या है, तो घनी वनस्पतियाँ, ये घने जंगल जो होते हैं वो इतने घने होते हैं कि उनकी पत्तियाँ इतनी घनी होती है कि सूर्य के प्रकाश को धरातल तक नहीं पहुँचने देती है। तो धरातल तक जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो धरातल कम गर्म होगा, तापमान कम मिलेगा उसे। तो ये चीज़ है कि किस तरीके से, और इन प्रदेशों में तापमान अधिक नहीं हो पाता है। और इसके विपरीत जहाँ पे बालू मिट्टी या काली मिट्टी, काला रंग तो अपने को पता है किस तरीके से सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है गर्मी को, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो वही चीज़ है, बालू मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है, वहाँ पर सूर्य ताप ज़्यादा अवशोषित करते हैं वो, इस कारण से वहाँ पे तापमान अधिक रहता है। धरातल द्वारा जो प्राप्त सूर्य ताप को परावर्तित करने की प्रक्रिया को अल्बिडो कहते हैं, अल्बिडो या शिवार्थ। अल्बिडो का मीन है भी जितना सूर्य से अपने को मिल रहा है उसको वापस मोड़ देना, रिफ्लेक्शन करके, रिफ्लेक्ट वापस जब हो जाएगा, तो उसी जो प्रोसेस को अपने एल्बिडो बोलते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है इसका, मेघ तथा वर्षा यानी कि बादल और बारिश। अब आपने को पता है घने बादल छाए होते हैं तो सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि वो वहाँ पे तापमान कम मिलेगा, और तापमान कम होता है उस जगह का। बारिश होती है तो बारिश की वजह से भी क्या होता है कि जल की वजह से तापमान कम होता है, और बारिश में जल की बूंदों के द्वारा भी सूर्य की किरणों के प्रकाश वापस परावर्तन हो जाता है। इसी वजह से वो तापमान कम मिल पाता है। और भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे तापमान उतना नहीं होता जितना रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में तापमान ज़्यादा रहता है, लेकिन भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा नहीं होता, किरणें सीधी होती है तो भी। और कारण ये है क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बादल ज़्यादा रहते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से तापमान सामान्य हो जाता है वहाँ पर, एक तरह से बैलेंस हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन, यानी कि वायुमंडल और पृथ्वी दोनों को कैसे बजट होता है। पहले तो इसकी दो डेफिनेशन दी है, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। यानी कि जो जितना भाग जो सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है पृथ्वी को,
तो सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण होती है उसे लघु तरंग सौर्य विकिरण कहते हैं। और पृथ्वी से वापस जो सूर्य विकिरण होती है यानी कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का केवल 14% अंश ही प्राप्त कर पाता है। यानी कि सनलाइट जो आती है, वायुमंडल और पृथ्वी दोनों का ही बजट यहाँ पर देखेंगे अपने, दोनों का अलग अलग बजट है। वायुमंडल का अलग है, पृथ्वी का अलग है। तो अभी पहले सिर्फ वायुमंडल की बात चल रही है, यहाँ पर वायुमंडल में तो सिर्फ 14%, यानी कि सन की रेज जो डायरेक्ट आ रही है पृथ्वी, और सबसे पहले तो वायुमंडल में ही टकराएगी वो आने के बाद में। तो वायुमंडल में जब आती है तो वायु उसमें से 14% ही अंश प्राप्त करता है सूर्य की किरण का। तो बाकी का जो है वो 34%, टोटल 48 होता है इसका, 34% वो पृथ्वी से प्राप्त करता है। वो अपने आगे टेबल में देखेंगे कैसे होता है, क्या कुछ होता है। तो वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी से विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, और पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाले विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, यानी कि सूर्य से जो निकलती है वो तो शॉर्ट वेव्स में, और पृथ्वी से अर्थ से जो निकलती है रेडिएशन वो लॉन्ग वेव्स में होता है, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं उससे। अभी बताया था वेव्स 3 टाइप्स की है, यानी कि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है, शॉर्ट वेव्स और मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स। तो पृथ्वी से जो तरंगे होती है, यानी कि पृथ्वी जब वापस जो हीट को यानी कि ऊष्मा को वापस भेजती है तो वो दीर्घ विकिरण के रूप में। और पृथ्वी जो प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल और तो पृथ्वी तो क्या प्रत्यक्ष रूप में तथा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप में सूर्य से सतत ऊष्मा प्राप्त करते थे, लगातार लगातार ऊष्मा उनको मिलती रहती है सूर्य से। हालांकि उनमें ऊष्मा का भंडार न तो सामान्य से अधिक हो पाता है और न ही कम, यानी कि ऐसे नहीं कि वो जितनी मिल रही है उसको लगातार स्टोर करते रहें। अगर लगातार स्टोर करते रहेंगे, अगर इकट्ठा करते रहेंगे तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो अपना धरातल पे पृथ्वी पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, उस बजट को मेंटेन करते हैं कि जितना प्राप्त कर रहे हैं उतना वापस खर्च कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस बना रहता है, ना तो तापमान कम होता है ना ज़्यादा होता है, वापस मिल रहा है अपने को, लगातार मिल तो रहा ही है, और जितना मिल रहा है उतना अपन लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो खर्च करने की वजह से क्या होता है कि वो एक बैलेंस बना रहता है, इकट्ठा नहीं होता। अगर इकट्ठा होता रहेगा कुछ भी तो वो चीज़ बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो मतलब अपने यहाँ तो टेम्परेचर की बात चल रही है, कुछ और चीज़ होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अपने को पता है अपने नुकसान है, फिर अपने धरातल पर रह ही नहीं पाएंगे, अपने यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अर्थ पर। तो इसी तरह से इससे आभास होता है कि पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा भंडार में सदैव संतुलन की स्थिति रहती है, और इसी जो ये संतुलन की स्थिति है इसी को अपने यहाँ का हीट बजट या ऊष्मा संतुलन बोलते हैं। और जितनी मात्रा है उतनी वापस शून्य में लौटा देते हैं। अब सबसे पहले एक बार पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखते हैं, फिर उसके बाद वायुमंडल का देखेंगे। अभी पहले सिर्फ पृथ्वी के ऊष्मा बजट की बात चल रही है, और जो जितना प्राप्त कर रही है वो चीज़ें कितना प्राप्त करेगी, कितना वापस लौटाएगी, वो बाद में देखेंगे, कितना खर्च मतलब हो जाता है वो। अभी तो सिर्फ जो प्राप्त करेगी वो देखेंगे पृथ्वी का, उसमें वो भी सिर्फ पृथ्वी का, अर्थ का। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। अभी बताया कि जितना वहाँ से आ रहा है, अगर 100% मान के चलें तो 100 का 100 पृथ्वी को नहीं प्राप्त होता, पूरा धरातल तक नहीं पहुँचता। उनमें से देखो, अभी देखा वायुमंडल है वो कुछ सोख लेता है, या तो प्रकीर्णन द्वारा वापस लौटा देगा, प्रकीर्णन परावर्तन और अवशोषण के कारण वो तो जीरो में ही लौटा दिया जाता है, उसका तो कोई रोल ही नहीं होता। ना तो वो खुद रखता है ना पृथ्वी को देता है, वो बिल्कुल वापस लौटा देता है वैसा का वैसा ही। तो कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। तो सूर्य से विकिरण का 35% भाग मौलिक रूप में शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, यानी कि 100% था टोटल, 100 में से 35% का कोई रोल नहीं होता, ना तो वो पृथ्वी तक पहुँचता ना वायुमंडल अपने पास रखता है। वो 35% तो ऐसे ही वेस्ट है, यानी कि वापस उसको दे दिया जाता है सूर्य को, यानी कि अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। और उस 35 को भी डिवाइड किया हुआ है, कैसे कैसे, पूरा का पूरा 35 सीधा नहीं जाता, 35 का भी डिवाइड किया हुआ आगे, जिसमें से 6% तो वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा, यानी कि 6% तो जो वायुमंडल जो स्कैटरिंग करते हैं जिसकी वजह से अपने को आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो वही रीजन है, 6% तो प्रकीर्णन के द्वारा लौटा देता है। और 27% जो बादल है आसमान में क्लाउड्स के द्वारा उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। तो 27 और 6 33% हो गए। अब 2% है वो पृथ्वी की सतह से, यानी कि 2% धरातल खुद यानी कि पृथ्वी से टकरा कर वापस जाता है वो। तो ये 35 का कोई रोल नहीं होता पृथ्वी को गर्म करने में या वायुमंडल को गर्म करने में, दोनों को ही। ये 35% तो ऐसे ही वापस चला जाता है। अब इसके बाद जो 35 का कुछ वेस्ट जाने के बाद पीछे जो अपने बचा 65%, यानी कि 65% जो है वो ही धरातल को अपने को मिलता है, लेकिन वो भी उनमें से डायरेक्ट 65% नहीं मिलता पूरा का पूरा, उसमें से भी कट हो जाता है।
कैसे कट होता है, जैसे उसमें 65% में से भी वायुमंडल द्वारा जल वाष्प है या बादल है, धूलकण है या स्थायी गैसें जो है वहाँ पर, चाहे ओजोन गैस है या कोई और भी जो गैसेज है, हीलियम, नाइट्रोजन, जो अपने सारणी पढ़ी थी, जो जितनी भी गैसेज हैं उनके द्वारा 14% भाग का तो अवशोषण कर लिया जाता है। इनकी टोटल 65% जो अपने को मिलता है सूर्य से, उसमें से 14% तो वायुमंडल ने ही रख लिया, मतलब अपने को दिया ही नहीं, धरातल को दिया ही नहीं उसने, पृथ्वी को नहीं देता, वो 14% तो अपने पास रख लेगा। और इस तरह से अपने पृथ्वी तक कितना पहुंचेगा, सिर्फ 51% ही, यानी कि ऊपर से 100% आया था, 100 में से 35 तो वैसे ही वापस कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। ये उसको ने ये बोल दिया कि 35% की हमें ज़रूरत नहीं है, वो लौटा दिया। पीछे जो 65% बचा, उस 65 में से भी 14% ऊपर ही रख लिया, और फिर अपने पास 51% पहुँचा। उस 51% में भी डायरेक्ट अपने को नहीं पहुँचता है। 51 में से भी देखिए 34% भाग तो क्या सूर्य से डायरेक्ट मिलता है, सिर्फ 34% ही मिलता है। बाकी 17% क्या होता है, विसरित दीवा प्रकाश, यानी कि डिफ्यूज डे लाइट। जो भी बताया, स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग यानी कि पूरे आसमान में जो प्रकाश फैल जाता है अलग अलग कणों की वजह से, उसमें मतलब रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से, तो पूरे आसमान में जो प्रकाश फैल जाता है तो उसमें भी ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, तो उसके द्वारा अपने को मिलता है तापमान 17%, यानी कि 51 को भी दो भागों में बांट दिया, 17 और 34 में। 34 तो डायरेक्ट सनलाइट से मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट पहुंचती है, देखो 100 में से सिर्फ डायरेक्ट 34% धरातल पे पहुंची है, अर्थ तक। 17% तो और कारणों से आई है, यानी कि दूसरी जगहों से आई है एक तरह से। तो सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट है, यानी कि ये पृथ्वी को मिला कितना, 51%। मिल आया आया तो 100% था, लेकिन 100 में से सिर्फ 51% ही मिला है। अब धरातल पर ऊष्मा संतुलन कैसे होता है, इसके लिए क्या होता है, मात्रा में वापस होना भी आवश्यक है, यानी कि जितना अब 51 लिए है, इस 51 को अपने खर्च करेंगे। अगर इकट्ठा करते जाएंगे तो जैसे आज का 51% है, कल का फिर 51, ऐसे करते करते तो तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन आज का 51% आज के आज ही खर्च करना पड़ेगा, तभी कल जो नया आएगा तो वो फिर उसको भी खर्च कर देंगे। तो ऐसे करके जितना मिल रहा है उतना उसको खर्च कर देते हैं, तो जितना अपने पास था उतना ही रहता है, यानी कि जितना तापमान धरातल का था उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यानी कि जो नया आ रहा है उसको तो अपने ख़त्म कर रहे हैं, जो पुराना अपने पास है तापमान वो उतना ही मेंटेन रहता है। तो वो चीज़ें भी इस तरह से, यदि अगर ज़्यादा अगर लौटा देंगे अपने 51% से, तो अपने धरातल ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ही। और अगर कम लौटाएंगे, ज़्यादा रख लेंगे अपने पास में, तो धरातल गर्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि बजट ज़रूरी है। तो वो क्या करेगा, 51% में से, तो वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौर ऊर्जा का 48% होती है। अब ये पृथ्वी का अपने देख लिया, पृथ्वी का तो था 51%, यानी कि पृथ्वी अपने पास 51% प्राप्त करती है सूर्य से। वायुमंडल जो है वो सूर्य से 48 यानी कि 48% अपने उसको मिलता है, यानी कि उसका ऊष्मा बजट 48 का है। और उसमें से भी 48 उसको डायरेक्ट नहीं मिलता, अभी बताया 14% तो ऊपर सोख लेता है, अभी भी देखा था अपने ऊपर, अपने पढ़ा था यहाँ पर कितना उसको 14% वायुमंडल सोख लेता है, पृथ्वी को उसमें बजट में अपने देखा था। तो 14% से ही वो रखता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो बाकी का 34% उसको कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से। पृथ्वी से उसको 34% मिलता है, वो भी दीर्घ विकिरण के द्वारा। अपने यहाँ पर ये इसमें परिभाषा में देखा था अपने किस तरीके से 14% उसको मिलता है वायुमंडल को, अधिकांश उसमें, यानी कि ये देखो केवल 14% अंश ही प्राप्त करता है वायुमंडल, वो भी सूर्य विकिरण से। तो सूरज से तो उसको 14% ही मिलता है, बाकी का 34% कहाँ से मिलता है, धरातल से, मतलब पृथ्वी से। तो ये चीज़ दीर्घ विकिरण से द्वारा प्राप्त होती है। सारणी जो नीचे दी हुई है इसमें बताया हुआ किस तरह से। सौर विकिरण टोटल अपने को कितनी मिली, 100% मिली। और फिर प्रकीर्णन और परावर्तन के द्वारा मतलब कितना खर्च किया आप लोगों ने, खर्चा जो है वो बताया हुआ है। बादलों के द्वारा जो वापस परिवर्तित कर दी, यानी कि वापस लौटा दी, वो तो 27%। धरातल से वापस कितनी मोड़ी पृथ्वी के, वो 2%। और वायुमंडल ने कितनी मोड़ी, वो 6%। तो टोटल कितना हो गया, 35%। तो 35 में से अब 100 में से 35 माइनस करने के बाद अपने पास बचा 65। इस 65 में से भी क्या हुआ आगे, देखिए इसके अंदर ये आगे ऊष्मा बजट जो दिया पृथ्वी का, इसमें है पृथ्वी का जो सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से 34% प्राप्त होता है, और विसरित दिव्या प्रकाश से 17%। तो टोटल कितना अपने को 51% ही प्राप्त हुआ है। और वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो देखिए इसमें क्या है, जो
सूरज से कितना प्राप्त होता है उसको? 14%। और बहिर्गामी यानी कि पृथ्वी जो गर्म होने के बाद वापस लौट आएगी, गर्म होने के बाद पृथ्वी भी तो विकिरण करेगी। तापमान क्योंकि क्षमता से ज़्यादा होता है, कोई चीज़ में क्षमता से ज़्यादा जब तापमान बढ़ जाता है तो वो विकिरण करना शुरू कर देता है, रेडिएशन शुरू हो जाता है। तो 34%। तो टोटल 48, यानी कि वायुमंडल में 48 और पृथ्वी में 51%। यही इन दोनों का वास्तविक ऊष्मा बजट होता है। इसको खर्च भी करना उन्होंने, अगर ये खर्च करेंगे तभी वो ऊष्मा संतुलन रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से पृथ्वी को तो 51% होता है, लेकिन ये धरातल पर एक जैसे समान रहती है, अलग अलग होती है सभी जगह पर। कहीं पे सूर्य किरणें तिरछी होती है, कहीं पे इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे दिन की अवधि। अगर दिन ज़्यादा लंबे होंगे तो सूर्य की स्थिति ज़्यादा रहेगी, तो सूरज की स्थिति जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा धरातल पे तापमान ज़्यादा मिलेगा उसको। और अगर सूरज जल्दी अस्त हो जाएगा, सूर्य जल्दी छुप जाएगा, तो अपने तापमान भी कम मिलेगा धरातल पर। स्थल और जल का भी स्वभाव में अंतर होता है, यानी कि स्थल आपको पता है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, जल देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है। तो इस वजह से ये वितरण भी प्रभावित होता है। ऊष्मा संतुलन, अब ये संतुलन कैसे होता है, यानी कि जितना अपने प्राप्त हुआ है उतना वापस खर्च करना ही उसको ही ऊष्मा संतुलन बोलते हैं। अभी प्राप्त तो अपने कर लिया, अपने देख लिया हीट बजट कितना है, ये अपने पास बजट इतना था, उस बजट में से खर्चा कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे दे रखा है किस तरह से जो ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देगी पृथ्वी गर्म होने के बाद में, तो धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचय ना हो सके इसलिए, यानी कि वापस लौटाती रहती है। तो वही चीज़ है। अब जैसे अब इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक बाल्टी की कैपेसिटी जितनी है, अगर बकेट में अपने वाटर डालते हैं, पानी डालेंगे, तो उसकी क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा अगर पानी, पानी तो अगर नल खोल के छोड़ दो आप, पानी तो आता रहेगा ऊपर से, लेकिन वो क्या करेगी, बाहर निकालना शुरू कर देगी, बाल्टी ओवरफ्लो हो जाएगी। जब बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी पानी निकलता रहेगा बाहर, लेकिन वो उसके अंदर तो नहीं जा रहा ना, अंदर तो जितनी उसकी क्षमता थी बस उतना ही जाएगा, बाकी का एक्स्ट्रा क्या है, बाहर बिखरता रहेगा। तो वही चीज़ है, पृथ्वी की जितनी क्षमता है, जितना प्रकाश उसको चाहिए उतना वो रख लेगी, उसके बाद ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकालना शुरू कर देगी, वो बाहर निकलना रहेगा रेडिएशन के थ्रू से। तो इसी चीज़ को, यानी कि जो इसे क्या कहते हैं, प्रभावी विकिरण कहते हैं, यानी कि पृथ्वी से जो वायुमंडल का निचला हिस्सा जो भाग गर्म होता है, यानी कि पार्थिव विकिरण जो होती है इसको प्रभावी विकिरण बोलते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त 51% भाग किसी न किसी रूप में शून्य वायुमंडल में वापस लौटा देना होगा, यानी कि वापस करना होगा, तभी वो वहाँ पे बैलेंस रहेगा, तो ताकि पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान सामान्य रहे। तो अब टोटल 51% कैसे खर्च करते हैं वो, खर्चे का हिसाब भी दिया हुआ है इसमें। ये 23% हो गया धरातल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। ये धरातल से सीधा 23% तो ऊपर भेजती है पृथ्वी, लेकिन उस 23 को भी दो भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से क्या 17% तो सीधा शून्य में चला जाता है, यानी कि डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा 17% तो, और 23 में से, और 6% है वो प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल अपने पास रख लेता है, यानी कि वायुमंडल को गर्म करता है, वायुमंडल गर्म होगा, 6% प्रभावी विकिरण के रूप में, यानी कि वो ऊपर नहीं जाने देता। जिस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा था प्रकाश, तब भी वायुमंडल अपने पास कुछ रख रहा था, कुछ हिस्सा डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दे रहा था। उसी तरीके से वापस जब पृथ्वी लौटाती है, रिटर्न करती है, तो उसमें से भी वो कुछ हिस्सा रख लेता है, यानी कि 23 में से 17% ही जाने देता है अंतरिक्ष में, 6% अपने पास रख लेता है, और बाकी का जो 9% है वो क्या होता है, ऊष्मा विक्षोभ या संवहन के रूप में खर्च हो जाता है, यानी कि 9% क्या होता है, जो चक्रवात बनते हैं, बादल वगैरह बनते हैं, जो हवाओं की गति है उनके अंदर वो खर्च हो जाता है। और बाकी का जो 19% है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है, यानी कि जो पानी, अब कोई काम, कोई भी वर्क होता है, कोई काम होता है, उसमें ऊर्जा की खपत होती है, तो पानी है जो उसको गर्म होगा वो उसमें वाष्प में बदलेगा, तो वहाँ भी तो ऊर्जा लगेगी, अपने पता है भी। अब अपने घरों में पानी ख़त्म करते तो वहाँ भी तो ऊर्जा लगती है, अपने खपत होती है ईंधन की। तो वही चीज़ है, वहाँ पे पृथ्वी पे जब ऊष्मा आ रही है तो उसको वाष्पीकरण करने में भी खर्च हो जाती है। तो इस तरह से पूरा एक पूरा 51% वो खर्च कर देती है। ये 23% तो क्या किया, ऊपर आसमान में भेजा। तो आसमान में, हालांकि इसमें अलग अलग पार्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि कितना उसने ऊपर भेजा, कितना अपने पास रखा, ये चीज़ बस इतनी, बस इतना 23 याद रखना है, लेकिन 23 में से अपने बस ये नहीं बचेगा कितना कितना। लेकिन इसमें बस बताया हुआ आपको भी, 17% तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा, 6% वायुमंडल अपने पास रख लेगा, 9% चक्रवात और जो बादल वगैरह बनते हैं उनमें खर्च हो जाएगा, 19% वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से इक्यावन उसने वापस लौटा दिया, किसी न किसी रूप से खर्च हो गई है। और वायुमंडल कैसे खर्च करेगा, वायुमंडल के पास 48% था, तो 48 में से वो क्या करेगा, 14% तो सौर विकिरण से, यानी कि 14% तो जो सूर्य से डायरेक्ट जो विकिरण आ रही है ऊपर से, आसमान आ रहा है
उसमें से प्राप्त करता है वो। 6% क्या प्रभावी विकिरण के द्वारा, यानी कि पृथ्वी जो अभी ये 6% था ना जो यहाँ पर, 23 में से 6% जो अपने पास रखता है प्रभावी विकिरण के रूप में, तो 23 में से 6 ये होता है उसके पास में। और 9% जो सेवन और विक्षोभ के रूप में, यानी कि जो पृथ्वी जो 9% खर्च कर दिया ना, वो 9% इसके अंदर ऐड हो जाता है वायुमंडल वाले में। और 19% जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि पृथ्वी तो किस में खर्च करती है, 19% वाष्पीकरण करने में। और वायुमंडल किस में खर्च करता है, उसको वापस ठंडा करने में। क्योंकि पृथ्वी तो वाष्प बना के ऊपर भेजेगी, यानी कि आपको भी पता है भी, जो जल है वो गर्म होकर भाप बन के ऊपर हल्का होकर ऊपर उठेगा। और ऊंचाई के साथ जैसे जैसे तापमान कम होगा, तापमान कम होने की वजह से वो द्रव वापस जल की बूंदों में बदल के संघनन होकर उसका वापस धरातल पर आएगा। लेकिन जब वो ठंडा कब होगा, जब उसमें से जो हीट है वो निकल जाएगी बाहर, गर्मी बाहर निकलेगी तब। जब वो गर्मी बाहर निकलेगी तो वो जो ऊष्मा है, जो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट जो है, वो बाहर निकलेगी तो आसपास के वातावरण को भी तो गर्म करेगी, वो खर्च भी तो होगा। तो उसको ठंडा करने में जो उसको, यानी कि जो वायुमंडल उस जलवाष्प को ठंडा करता है, तो उसको कुछ ना कुछ काम, जैसे नीचे जो पृथ्वी पे था तापमान, उसको गर्म कर रहा था तब भी उसकी कुछ खर्च हो रहा था, अब ठंडा करने में भी तो खर्च होगा। तो इसलिए जो 19% है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे करके वो भी अपना वायुमंडल भी क्या अपनी 48% शून्य को ऊर्जा में भेज देता है पूरा विकिरण करके। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त 65% ऊष्मा का 17% भाग पृथ्वी से और 48% भाग वायुमंडल में शून्य में चला जाता है। तो यहाँ पर ये भी सारणी के रूप में बताया हुआ कि इस तरीके से जो पार्थिव ऊष्मा संतुलन है पृथ्वी का जो बताया हुआ पहले 51% थी। 51 में से जो पहले सारणी थी वो तो प्राप्त करने की थी भी, कितना कितना कैसे प्राप्त होता है। अब ये जो संतुलन है वो है खर्च करने का भी, कितना कितना खर्च करते हैं। मिला तो अपनी 51 था, वहाँ पर देखा था पहले वाली सारणी में। खर्च कैसे करते हैं, 23% विकिरण के द्वारा, 9% विक्षोभ और शमन के द्वारा, 19% वाष्पीकरण के द्वारा। बस अपने मेन इतनी चीज़ याद रखनी है। अब उसमें तो 23 के 2 पार्ट किए हुए थे, 23 में से यानी कि 17 तो डायरेक्ट जाती है आसमान में, और 6 वायुमंडल अपने पास रखता था। लेकिन अपने अलग अलग पार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने ख़त्म कहाँ कहाँ हुई, यानी कि कहाँ कहाँ उसको खर्च किया। विकिरण के द्वारा तो अपने 23% खर्च कर दी, विक्षोभ और शमन के द्वारा अपने 9% खर्च कर दी, वाष्पीकरण के द्वारा 19% खर्च कर दी। तो ये टोटल 51% आपने खर्च कर दी। इसी तरह से वायुमंडल भी करेगा। तो वायुमंडल क्या करेगा, उसको जो ऊष्मा प्राप्त कितनी थी, पहले तो जो प्राप्त ऊष्मा का बताया हुआ है, फिर खर्च का तो उसमें आ जाएगा। तो उसको 14% तो सूर्य से डायरेक्ट प्राप्त हुई, 6% पृथ्वी से, यानी कि जो 23 भेजी थी उसमें से 6 जो अपने पास रखता है वो, और 9% जो चक्रवात और उनसे, और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि जब वो जलवाष्प ठंडी होती है तो उसमें से ऊष्मा रिलीज, जो हीट रिलीज होएगी उसमें से ऊष्मा मुक्त होएगी, तो वो ऊष्मा जो होती है वो उसको मिलती है। तो टोटल उसको कितना 48, तो 48 ही उस चीज़ों में उसने नष्ट कर दिया। मिला भी उसको ऊपर देखा था वहाँ पे तो मिलने वाला था पहले वाले सारणी में, वहाँ 48 मिल रहा था, बाकी इसने यहाँ यहाँ खर्च कर दिया, तो पूरा का पूरा उसने शून्य में लौटा दिया 48। तो ऐसे करके ये संतुलन हो जाता है। अक्षांशीय संतुलन जो बताया हुआ है किस तरह से सभी देशों पे एक जैसे नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये सारणी एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लेना आप कॉपी में, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। पहले तो सौर एक लघु विकिरण दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि सूर्य से जो प्राप्त होता है उसका दिया हुआ इधर वाले डायग्राम में तो। और इधर जो वापस लौटाया जाता है पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंग के द्वारा विकिरण कैसे होता है। ये अभी जो माइनस में है तो इसका मतलब वापस लौटा रही है पृथ्वी, प्लस में तो वो अभी पृथ्वी के पास है, धरातल पर ही है, लेकिन वो भी ख़त्म खर्च हो जाता है। कैसे भी जिस तरह से यहाँ पे ये पूरा आसमान में नहीं गया, वो चीज़ें हैं। तो माइनस का मतलब वो वापस लौटा रही है, प्लस का मतलब वो पृथ्वी पर है, धरातल पर ही है, इस तरीके से। तो ये पूरा ऊष्मा का संतुलन आपको बताया, समानता एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग होती है। वो रीजन इसमें बताया हुआ है किस तरीके से, अक्षांशीय रीजन भी बताया हुआ है, अक्षांश जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ये इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसके नोट्स बना लेना आप। ठीक है।